नमस्कार सर। नमस्ते जी। अच्छा देखिए, हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। पहले मुकेश मंगला जी के प्रश्न का उत्तर देते हैं, उसके बाद फिर हम अपने इस पे चलेंगे। हाँ जी, मतलब देखिए ऐसा है, मुकेश साहब ने जो है दो बातों को उठाया है। एक तो जो कंफ्यूजन आज मैं आप लोगों को क्लियर करने जा रहा हूँ वो ये कि जो क्लासिकल टेक्स्ट के अनुसार केंद्राधिपत्य जो दोष है वो डुअल साइन को लिमिटेड नहीं होता, यानी कि वो जो दुश्वार राशियां हैं लगन में, जैसे कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये उन्हीं पे लागू नहीं है। अगर उन पे ही ये लागू होता तो फिर नियम ये नहीं होता। जैसे नियम इसमें जो कहा गया है, 9th इसमें लॉ है लघु पाराशरी का, वो है न दृश्यंती शुभम नृणाम केंद्राधिपा यदि शुभम हेते प्रब्लाश्च उत्तरोत्तरा, शुभम हेते प्रब्लाश्च उत्तरोत्तरा, यानी जो रुके, इसका जो 9th है, 9th का जो नियम है वो है केंद्राधिपत्य दोष। इसके पहले भाग्य का नियम आपका पड़ता है, हाँ, इसमें नियम नंबर 7 है। जो 7th लॉ है वो है न दिश्यंती शुभम नृणाम सौम्या केंद्राधिपा यदि क्रूराश्चेत शुभम हेते प्रबलाश्च उत्तरोत्तरा। यानी इसका मतलब इस नियम में उन्होंने क्लियर कर दिया है कि केंद्र का जो आधिपत्य है वो अगर शुभ ग्रहों को, सौम्य ग्रहों को मिलता है तो उन्हें केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है। अब ये केंद्राधिपत्य दोष को में क्या होता है कि जैसे उस प्लैनेट के जो कारकत्व होते हैं वो डिस्टॉर्शन में चले जाते हैं। डिस्टॉर्शन का मतलब है कि अगर शुक्र को केंद्राधिपत्य दोष लगेगा तो उस व्यक्ति का शुक्र के जो जितनी भी क्षणिक प्लेजर वाली जो चीज़ें हैं या ब्रांड मैनेजमेंट है या जैसे व्हीकल्स से संबंधित चीज़ें हैं, केंद्राधिपत्य दोष जो है अपव्यय का दोष माना जाता है। अपव्यय का मतलब होता है कि वेयर देयर इज नॉट रिक्वायरमेंट, वहाँ पे उन क्षेत्रों में व्यक्ति अधिक खर्चा करता है और लाइफ की इम्बैलेंसिंग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल पत्नी या पत्नी से संबंधित जो लोग हैं, यानी कि पति या पति से संबंधित, यानी कि ऑपोजिट जेंडर, वो ऑपोजिट जेंडर की तरफ को ज़्यादा रुझान शो करेगा। उसी तरीके से गाड़ियों के प्रति वो बहुत ज़्यादा रुझान शो करेगा। तो जो केंद्राधिपत्य दोष होता है वो दोष एबेंडेंस एंड ओवरडू का है। पहली बात हमें समझनी है कि केंद्राधिपत्य जो भी दोष है वो दोष कमी का नहीं होता, वो दोष कमी का नहीं है, वो अधिकता का है जितना कि रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर शुभ ग्रहों की कौन कौन से शुभ ग्रह 12 लग्नों में पड़ेंगे, एक चंद्र पड़ेगा, बुध पड़ेगा, शुक्र पड़ेगा, गुरु पड़ेगा, ये 4 इस सौम्य ग्रह पड़ेंगे और ये अपने से उसमें वो ओवरडू कराते हैं। जैसे मैं, मेरे एक स्टूडेंट है जिनका बुध का केंद्राधिपत्य दोष है, तो उन्होंने क्या किया, अभी तक करीब करीब 16-17 सर्टिफाइड कोर्सेज कर दिए हैं एंड दे हैव नॉट बीन डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोफेशन ही इज इन। जैसे उन्होंने रेकी भी किया है, प्राणी किलिंग भी किया है, दूसरी चीज़ें भी की है, लेकिन वो लाइफ की एक इम्बैलेंसिंग को शो करता है। तो केंद्राधिपत्य दोष जो है, पहली बात तो वो दोष कमी का दोष नहीं है, वो दोष जो है ओवरडू का है। वो इसी तरीके से दोषी हो जाता है कि जैसे भोजन खाने के लिए हम सस्टेनेंस लेवल पे हमें ईश्वर ने एक पाचन शक्ति दी है जिसके द्वारा हम
बहुत अधिकतम भोजन को नहीं पचा सकते, और न्यूनतम की रिक्वायरमेंट से हमको ना गुजरना पड़े, इसलिए ईश्वर ने हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम में एक भूख का एलिमेंट डाला है। जब भी ग्लूकोज की कमी होती है या हमें रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, तो हमें भूख लगती है, और हमारा जो मेटाबॉलिज्म वर्क कर रहा होता है या लिवर प्रॉपर्ली या डाइजेशन फंक्शन कर रहा होता है, तो अब अधिकतम अगर इसी चीज को कर दिया जाए तो फिर वो उस चीज पे नुकसान करने लगेगा। दूसरा, केंद्राधिपत्य दोष के साथ में जो कि पब्लिक को जिससे पता चलता है, वो डिस्प्ले का पता चलता है। डिस्प्ले का मतलब है दे नॉट ओनली दे डू ओवरडू ऑफ इट, बट बिहाइंड द सीन एक व्यक्ति का ओवरडू का फंक्शन होता है। जैसे एक आदमी गाड़ियां बार बार 3-3 साल में 2 साल में बदलता है, तो उसका बेसिक जो है उसका बैक ऑफ द माइंड क्या है, 2 साल में कोई भी गाड़ी खराब नहीं होती, 2 साल में गाड़ियां बहुत अच्छी चलती हैं, लेकिन वो सोसाइटी के अंदर शो ऑफ करना चाहता है, वो दिखाना चाहता है। या उसने कोई गर्लफ्रेंड अगर उसको मिल गई और वो ब्याहता है, तो उसका मतलब है कि वो एक तरह का उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट अमंग्स दी फ्रेंड सर्कल उसको मिलता है। इसे केंद्राधिपत्य दोष इसलिए हम कहते हैं। केंद्राधिपत्य दोष के बारे में कहा गया है, केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्र, यानी कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बलवान गुरु और बलवान शुक्र को ये सबसे ज्यादा केंद्राधिपत्य दोष लगेगा। अब जब शुक्र का जिक्र आता है तो द्विस्वभाव लगन टोटली आउट ऑफ कास्ट हो गए, मतलब दे हैव नो रोल टू प्ले व्हेन इट कम्स टू वीनस, क्योंकि वो केंद्र में उसकी राशियां कब कब पड़ेंगी। एक तो पड़ेगी मेष में, एक पड़ेगी कर्क में शुक्र की राशि, और एक पड़ेगी उसकी मकर में। तो इसका मतलब शुक्र की जो राशियां हैं केंद्र के भाव में तभी पड़ती हैं जबकि ये दुस्वभाव लगन नहीं होते। तो उसका मतलब है कि साफ साफ ऋषि ने इसे बहुत ही बैडली अंडरस्टूड ये नियम कहा जाता है केंद्राधिपत्य दोष का। इसमें जो मॉडर्न राइटर्स हैं उन्होंने द्विस्वभाव राशियों में, चूंकि दो दो राशियां फॉल कर जाती हैं एक ग्रह विशेष की, तो इसलिए उसको ज्यादा बड़ा केंद्राधिपत्य दोष मान दिया, जबकि ये भी बिल्कुल गलत है। उसका एक रीजन है कि जो पहली बात तो वो क्या करते हैं कि जैसे मैंने जो भारतीय विद्या भवन के एक टीचर थे मिस्टर गणेश, उन्होंने बड़े वॉल्यूमिनस उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं जो कि ईच ऑफ द बुक कुड बी क्लोज टू अबाउट 500 पेज, एंड द साइज ऑफ द बुक इज मच लार्जर देन द लीगल साइज ऑफ पेपर। मतलब आप ये समझ लीजिए कि बुक जो है वो लैपटॉप के आपके स्क्रीन के बराबर बुक उन्होंने बनाई है, और उन बुक्स के ऊपर उन्होंने केंद्राधिपत्य दोष पे उन्होंने इतना गलत लिखा हुआ है विद ऑल रिगार्ड्स टू ए टीचर। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने ये लिखा है कि केंद्राधिपत्य दोष सिर्फ द्विस्वभाव राशियों में लगता है, और जो केंद्र में जो राशियां पड़ती है दोनों ही राशियां, जैसे अगर मीन लगन होगा या धनु लगन होगा तो उसकी दोनों ही राशियां, क्योंकि उसमें एक गुरु की राशि पड़ेगी और बुध की राशि केंद्र में पड़ेगी, तो दोनों को केंद्राधिपत्य दोष होगा। ऐसा है ना। ऋषियों ने क्या किया है, ऋषियों ने आप लोगों को ना उंगली पकड़ के नहीं चलाया है, वो ये मान के चलते हैं कि आप इंटेलिजेंट माइंड के हैं। और जब उन्होंने इसमें 42 श्लोक लिखे हैं जो कि लघु पारशी, जो कि पार्ट ऑफ द बृहद पारशर होरा शास्त्र है, उसमें जो उन्होंने ये 43 नियम लिखे हैं, ये नियम इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड नियम लॉज हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे कभी कभी कोई कविता पढ़ते हैं तो कविता का जो एक्चुअल जो सार होता है वो सार हो सकता है 2 लाइनों में आ जाए लास्ट की, या 2 लाइनों में बिगनिंग में आ जाए, लेकिन फिर वो सारी कविता उसी लाइनों के साथ, अगर आप हिंदी के प्रोफेसर हैं या हिंदी के टीचर हैं या हिंदी के स्टूडेंट, जब आप उसकी व्याख्या करेंगे तब आप ये समझ जाएंगे कि राइटर का या वो पोएट की मंशा क्या थी। वो उन्हीं 2 बातों के बारे में बात कर रहा है और उसका एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है, इसलिए काव्य के रूप में। तो चूंकि हमारा पूरा ये शास्त्र इन्होंने काव्य के रूप में लिखा है, तो हमें आगे के नियमों से पढ़ना है। इसमें एक नियम उन्होंने डाल दिया, उन्होंने कहा भाग्य व्याधिपत्येन रंध्रेशो न शुप्रत, यानी कहने का मतलब भाग्य का
व्याधिपति होने की वजह से रंध्रेश यानी कि अष्टमेश शुभ नहीं होता, तो इसका मतलब है ये एक सीमेंटेड लॉ हो गया कि अष्टमेश आउट ऑफ ऑल द 12 हाउसेस वो अच्छा नहीं है आयु का होते हुए भी, क्योंकि अगर वो कमी करता है तो इसका मतलब अगर वो कमी करता है तो इस जीवन के लिए बहुत बड़ी कमी होगी, पूरे परिवार के लिए कमी होगी, पूरा धन जो उसने संचित किया उसके लिए कमी होगी। तो उन्होंने कहा भाग्य व्याधिपति रंध्रेशो न शुभ्रत। फिर उन्होंने आगे लिखा, और वो जो आगे लिखा वो उनके 43 के 43 स्टैंजास पे लागू होगा। भाग्य व्याधिपति रंध्रेशो न शुभ्रत स एव शुभ संधाता लग्नाधीशो अपिचेत स्वयं। यानी वही अगर अष्टमेश लगन का स्वामी हो जाता है तो वो दोष मुक्त हो जाता है। और फिर उन्होंने साफ साफ लिखा है न रंध्रेशत दोषस्तु सूर्य चंद्रमसो भवेत। यानी ये जो दोष है वो सूर्य चंद्रमा पे लागू नहीं होता, रंध्रेश होने का दोष। यानी उन्हें अष्टमेश का, रंध्रेश का मतलब रंध्र क्या होता है? छेद, यानी कुंडली का छेद है, वो कुंडली का गड्ढा है। रंध्रेश होने का दोष जो है सूर्य चंद्रमा को नहीं लगेगा। अब पीछे हम उस पर जाते हैं बिल्कुल सिस्टमैटिकली। तो जैसे उन्होंने कहा न दृश्यंती शुभम नृणाम सौम्या केंद्राधिपा यदि, सौम्या केंद्राधिपा यदि, केंद्र आधिपत्य यदि सौम्य ग्रह हैं तो क्रूराश्च शुभम हेते। अब पिछला अगले से होगा इंटरप्रेट। पिछला क्या है कि सौम्य के सौम्यता होने पर, केंद्र के आधिपति होने पे वो केंद्र का एक दोष उनको लगेगा। और क्रूराश्चेत शुभम हेते, अब जैसे ही उन्होंने क्रूराश्चेत शुभम हेते लिख दिया तो उन्होंने ये नहीं लिखा कि सौम्य हेते या क्रूराश्चेत जो है वो सम हेते, कोई सम वाली कोई बात नहीं लिखी। उन्होंने कहा शुभम हेते, क्योंकि दो ही चीज है उनके दिमाग में, एक है बुरा और एक है अच्छा। अब ये पिछला वाला सेंटेंस से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। क्रूराश्चेत शुभम हेते प्रबलाश्च उत्तरो उत्तरा। प्रबलाश्च उत्तरो उत्तरा ये दोनों ही स्टैंजास पे लागू होता है, उसकी दोनों पंक्तियों पे लागू होता है। यानी कि केंद्र का जो अगर दोष होगा सौम्य ग्रह को, तो यानी कि अब लगन को पहले वो हटा चुके हैं कि लगन जो है दोष मुक्त है, तो उसका मतलब चौथे से ज्यादा दोषी हो गया सप्तम, सप्तम ज्यादा हो गया दसम। इसका मतलब केंद्र में अगर शुभ ग्रहों की राशियां पड़ेंगी तो वो इस तरीके से दोष को प्रदर्शित करेंगी। प्रथम से ज्यादा पावरफुल पंचम हो गया। अब क्या है, यहां उन्होंने बात नहीं की थी त्रिकोणों की, लेकिन ये नियम अब त्रिकोणों पर भी लागू हो जाएगा, क्योंकि व्याख्यान माला वाले जितने भी लोग होंगे वो इसको पूरा समग्र पढ़ेंगे। यूं समझ लीजिए कि ये इतनी लाइनों की पोएट्री है और उसे आपने इंटरप्रेट करना है। एवरी लाइन हैज टू बी इंटरप्रेटेड विद द इंटेंट ऑफ द राइटिंग, यानी कंटेंट ऑफ द राइटिंग, उस पर वो इंटरप्रेट होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि उन्होंने कहा कि प्रथम से पंचम ज्यादा बड़ा शुभ स्थान है और पंचम से नवम बड़ा शुभ स्थान है। लेकिन ये जो उन्होंने बात की कि क्रूराश्चेद शुभम हेते प्रबलाश्च उत्तरोत्तरा, यानी कि शुभ हो जाएंगे। इसका मतलब है कि केंद्राधिपत्य जो दोष है वो एक रिवर्स ऑर्डर का है, यानी ये शुभ ग्रह है। अब जो आज के जो ट्रीटीज लिखने वाले हैं उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि शुभ ग्रह शुभ फल देना बंद कर देंगे, तो यानी उन्होंने वहां जाके छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसके बाद जो मतभेद शुरू होगा और बड़े बड़े दिग्गज इसमें आ जाएंगे बीच में। तो उन्होंने क्या बोला कि शुभ ग्रह शुभ नहीं रहेंगे। तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन हुआ? का इंटरप्रिटेशन मतलब कहने का मतलब है अगर आप एक सेंटेंस छोड़ दें कि अंधेरे में हमने जिसे देखा वो आदमी नहीं था, तो उसके मल्टीपल इसके इंटरप्रिटेशन हो जाते हैं। हो सकता है भूत था, हो सकता है कुत्ता था, हो सकता है डॉग था, हो सकता है बियर था, हो सकता है लाइन था। ये कोई आवश्यक नहीं है कि वो स्त्री थी। ये कह देने से कि अंधेरे में मैंने जिसे देखा वो आदमी नहीं था, अभी ओपन एंडेड हो गया। तो वो क्या करते हैं ट्रीटी लिखने वाले, उन्होंने इसे ओपन एंडेड बना दिया। उन्होंने कहा कि शुभ ग्रह जो केंद्र की का आधिपत्य लेके शुभत्व अपना समाप्त कर देते हैं या शुभत्व खो जाते हैं। लेकिन वो भूल गए कि नीचे के उसमें लिखा है कि क्रूराश्चेत शुभम हेते, शुभ और सम दोनों एक चीज नहीं है। आप में से इतने विद्वान लोग यहां बैठे हैं, आप में से बताइए
क्या शुभ और सम, या शुभ और अपनी अशुभता को खोना। अशुभता को खोना क्या है? सम हो जाना है, न्यूट्रल हो जाना है। क्या ये दोनों एक चीज है? नहीं। रुआस्य शुभम हेते प्रबलास चुत्रोत्तरा, इसका मतलब है ये पूरा रूल जो है ये रोल रिवर्सल पे आधारित है। मैं एक फ्लो में बोलने के बाद में मैं अभी, मुझे बड़ी जानी पहचानी आवाज नजर आई है, राजेश खन्ना की जैसी थी, तो विश्वमत साहब होंगे। अभी मैं उनके पास आता हूँ दुरा। विश्वमत साहब ऐसा है, अभी आता हूँ आपके पास। आप प्रश्न को भूलिएगा प्लीज। जी सर, जी सर। अच्छा देखिए सर, प्रश्न तो बहुत है मेरे। कोई बात, आप चिंता ना करें, प्रश्न के लिए तो मैं यहाँ बैठा ही प्रश्न के लिए, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। मैंने 30 साल जो है ना बड़ा फावड़ा चलाया है, बड़ी मैंने जो है किसानों से ज्यादा ज्योतिष की भूमि को उपजाऊ किया है। आज मुझे जो है ना, जैसे ऑर्थोपेडिशियन एक देख के, प्लेट को देख के 1 मिनट में बता देता है, मेरे इतना ही आसान होता है, क्योंकि मैंने कोई सब्जेक्ट छोड़ा ही नहीं। केपी भी पढ़ा है, नाडियांशा भी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन और पढ़ाई मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, गुणता भी हूँ। अच्छा, अब आई दूसरी बात। अब उन्होंने जब ये बात बोल दी तो उन्होंने एक बात और बोली। उन्होंने कहा कि केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्र है, मारकत्वे अपिच त्योर मारक स्थान सम संस्थिति। यानी उन्होंने ये कहा है कि केंद्राधिपत्य दोष है सबसे ज्यादा बलवान गुरु और शुक्र को लगेगा। अगर उनमें से कोई मार्केश भी हो जाए, किसी के अंदर मारक प्रॉपर्टीज भी आ जाएं, मारकत्वे अपि, अपि का मतलब होता है हाँ, मतलब यस, इसका अपि का मतलब होता है कि होना। अरविंद साहब गलत तो नहीं कर रहा हूं? हाँ नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर वो एडिशनली अगर वो मारक भाव का भी स्वामी हो जाए, निश्चित है, तो निश्चित जहां वो संस्तुति करेगा वहां मारेगा, जहां बैठ जाएगा वो मार देगा। अब इसके बाद उन्होंने फिर एक इसी में उन्होंने ये बोला है, ताकि ये बात मुकेश मंगला साहब को क्लियर हो जाएगी। मुकेश मंगला साहब की शक्ल नहीं देखता हूं तो मुझे लगता है कि कहीं कुछ मिस कर रहा हूं। आप तो यार इतना अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हैं और आपकी मूछें भी इतनी वेल ट्रिम्ड रहती है। मैं तो बिना मूछों वाला हूं, तो आप चिंता ना कीजिए। मैं ये कह रहा था, अब रही बात, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो नियम इन्होंने बनाया उसमें उन्होंने बुध को और चंद्रमा को भी इंक्लूड कर दिया। अब इस नियम में इन्होंने कहा है कि बुधस्त दनु चंद्रो अपि भवेत तद्दनु तद्वद नरंध्रे शत दोषस्तु सूर्या चंद्रमा से भवेत। यानी कहने का मतलब है कि जो बुध है, बुध से कम केंद्राधिपत्य दोष चंद्र को लगेगा, लेकिन लगेगा जरूर। मैं पहले सेंटेंस में बोल दिया कि ये लगेगा, बुध को भी लगेगा, चंद्र को भी लगेगा, लेकिन ये चंद्र को इसका दोष, केंद्राधिपत्य का जो दोष है वो बुध से कम लगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो लगेगा वो गुरु और शुक्र को लगेगा, और उसके बाद जो लगेगा, मैं इसको एक समय होता था जब हमने लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय से ये लघु पाराशरी का कोर्स किया था, तो मुझे सारे के सारे जितने भी लॉस थे ना ये सब रटे थे, क्योंकि वहाँ पे पूरा संस्कृत में ही लिखना होता था। लेकिन ये 2017 की जो घटना हो गई, इससे मेरे दिमाग से ना स्लिप कर गए। तो मेरा नेवरदलेस मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूँ। बुधस्त धनु चंद्रो अपि, बुध भी और चंद्रो अपि, चंद्र भी, भवे तदनु तद्वद। ये मेरे ख्याल डॉक्टर भूपेंद्र और अरविंद पाराशर आप इसका हमें संधि विच्छेद करके बता पाएंगे, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन जो लिखा है बढ़ता हूं मैं आपको। वो ये कि इन दोनों गुरु और शुक्र से अल्प केंद्र दोष मार्कत्व के रूप में बुध और कम चंद्र को लगेगा, मतलब इस ऑर्डर में लगेगा, बुध को ज्यादा लगेगा, चंद्रमा को कम लगेगा। और फिर उन्होंने इस पे दोबारा रिपीट कर दिया कि नरंध्रे शत्रु दोषस्तु सूर्या चंद्रमा से भवेत, यानी सूर्य चंद्रमा को रंध्रेश या ये अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। अब तो हमारे रेलेवेंट है, हमारे लिए वो रेलेवेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये एक्स्ट्रा आपको
मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ जनाब। हाँ, म्यूट कर दें। अभी आपके पास आ रहा हूँ विश्वास साहब, क्योंकि मुझे तो आप ये समझिए ना, मेरा फेवरेट एक टाइम पे ना क्रिकेटर होता था फ्रैंक वॉरेल, वेस्ट इंडीज का कैप्टन, और वो गुगली बड़ा अच्छा खेलता था और रिवर्स के स्वीप शॉट मारता था। आप गुगली के आप बॉलर हैं, तो मेरे लिए तो आप समझिए इट इज अ विन विन सिचुएशन, इट्स अ प्ले ग्राउंड फॉर मी। सो आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन, so don't you worry about it. I'm going to answer each one of them. I have plenty of time. अभी क्या हुआ है कि मेरे नए कोर्स का भविष्य आधार में लड़ किया है कि क्या नया कोर्स होगा और किस तरीके से मैं अभेद संबंधों को निकालूंगा जो सुनील जी चाहते हैं कि मैं निकालूं। तो अब वो कोर्स विवाह और अभेद संबंधों का है, तो इसके लिए मुझे ना बड़े अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में होने की जरूरत है। गुरु जी इसके जो सर कोर्स का पढ़ा, सर कोर्स का नाम ना ऐसे लग रहा है जैसे एकता कपूर का कोई नया सोप आने वाला है, अवैध संबंध। वेरी गुड, सही बात। सर वैध संबंध तो संभाले नहीं जा रहे, अवैध संबंध ढूंढना चले गए हम। पर सर ये जो हमने नमाज में पढ़ा है विवाह का, उससे अलग है वो कोर्स है। क्या बोल रहे हैं? जो है नमाज में विवाह का पढ़ा था हम लोगों ने सप्तम, तो उससे अलग है ये कोर्स। प्रदीप साहब, अब आप मुझे ना मेरी फितरत को आप जान चुके हैं, मेरी शख्सियत को जान चुके हैं। अगर आप मुझसे कहेंगे ना कि फर्स्ट हाउस को समझाओ, तो मैं फर्स्ट हाउस को कम से कम ना 3 महीने समझा सकता हूँ और इतने नुआंसेस आपको दे दूंगा, इतने माइक्रोस्कोपिक, कि आप फिर कुंडली में बाकी हाउसेस ही देखना भूल जाएंगे। मेरे कोर्स करने के बाद में मैं आपको बता सकता हूं कि एटलीस्ट 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू लुक एट द नोमांशा फर्स्ट, देन before they actually look into the लगना का चार्ट। ये तो मेरी अपनी एक फितरत है कि मैंने अगर वो टॉपिक ले लिया ना, तो वो टॉपिक ऐसा चलेगा, फिर आप इतने इलस्ट्रेशन के साथ चलेगा कि आप उस चीज में इतने माहिर हो जाएंगे कि कोई भी आपके पास आएगा ना, तो आप कहेंगे भाई साहब मैं समझ गया आपके बारे में, कुंडली देखते हुए कहेंगे मैं समझ गया आपके बारे में, और ये उम्र भी अभी मैं बताने वाला हूँ। तो बेचारा बड़ा उसका चेहरा थोड़ा सा छोटा सा हो जाएगा, आप कहेंगे मैं पहचान चुका हूँ अब आपको। खैर ये तक मजाक की बात रही। अब मुकेश मंगला जी के प्रश्न को हम उत्तर को ना कंप्लीट करते हैं। अब केंद्राधिपत्य दोष कब नहीं लगता? अब इसमें एक बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी लोगों ने क्रिएट की। उन्होंने कहा कि चूंकि उन्होंने ऋषि ने लिख दिया है कि जो जितना बलवान होगा उसको उतना बड़ा केंद्राधिपत्य दोष होगा, लेकिन इस नियम में के ऊपर जो है वृहद पाराशर में एक नियम ये लिखा गया है कि कोई भी राशि का स्वामी अपने भाव की वृद्धि करता है, उसका नाश नहीं करता। तो इसका ये मतलब हुआ, इसीलिए हम देखते हैं इवन द्विस्वभाव राशियों के केस में भी जहां की केंद्राधिपत्य दोष थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि दो राशियां जो पड़ती हैं, अब उसको तो नहीं पड़ेगा। जैसे मीन और धनु की है तो गुरु को तो बिल्कुल भी वो तो दोष मुक्त है क्योंकि वो लगन का स्वामी है। अब बचा बुध को लगना चाहिए दोष, लेकिन ये कहा जाता है कि कब कब दोष नहीं लगता। नंबर 1, अगर केंद्र का वो ग्रह त्रिकोण में बैठ जाए या त्रिकोण के स्वामी के साथ में संबंध बना के शुभ भाव में बैठ जाए, दोष समाप्त हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, इसमें यह है कि अगर वो अपनी ही राशि पर बैठ जाए, अगर वो एक राशि पर बैठ जाएगा या एक राशि को देखेगा, ये ज्योतिष का दूसरा नियम है जो कि शाश्वत है, सच है और हमेशा लागू होगा कि कोई भी ग्रह अगर अपनी एक राशि को देखेगा तो दूसरी राशि वृद्धि में जाती है और ग्रह स्वयं वृद्धि में जाता है। तो उसका क्या मतलब हुआ कि धनु लगन के केस में सपोजिंग बुध जो है ऐसे बैठ जाए कि लगन पे बैठ जाए तो अपनी राशि को देखेगा, या वो चतुर्थ पे बैठ जाए तो अपनी राशि को देखेगा। जैसे मेरा कहने का मतलब दसम बैठ जाए, दसम में क्या है 12 नंबर की राशि आएगी, दसम में आएगी 9 नंबर की राशि आएगी, 9, 10, 11, 12 मतलब मीन लगन के लिए 9 में बैठ जाएगा तो किसको देखेगा? वो उधर से 3 नंबर की राशि को देखेगा, यानी अपनी राशि को देखेगा। अब ग्रह या तो उसी भाव पे बैठ जाए तो भी केंद्राधिपत्य दोष जो है न्यूनतम हो जाता है, और अगर अपनी राशि को देख रहा है तो भी केंद्राधिपत्य दोष न्यूनतम हो जाता है। ये दूसरा नियम है।
तीसरा इसके अंदर नियम ये होता है कि जो आजकल मॉडर्न राइटर्स कहते हैं कि बाय एनी चांस अगर प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड हो जाए, वक्री हो जाए, तो भी उसका केंद्राधिपत्य दोष समाप्त हो जाएगा, जीव के लिए नहीं, मटेरियल्स के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इसमें केंद्राधिपत्य दोष में क्या होता है कि केंद्राधिपत्य दोष ओवरडू का दोष है। तो वो ओवरडू का दोष जो है वो जीव पे भी आधारित है और जीव पे भी लागू है और उसकी मटेरियल पोजीशंस पे भी आधारित है। आप एक आदमी के केंद्राधिपत्य दोष के जहां समाप्त नहीं होता है उसके घर में आप कहेंगे 3 गाड़ियां क्यों हैं? वो कहेगा एक गाड़ी मेरी कभी कभी बहू भी चलाती है, एक मेरा बेटा चलाता है। तो आपकी इतनी हिम्मत नहीं होगी पूछने की कि बेटे और बहू में कोई तकरार है क्या, वो एक गाड़ी में नहीं जा सकते? क्यों अलग अलग चलाती हैं वो? और क्यों आप एक अलग गाड़ी वो चला रहे हैं? फिर आप कह रहे हैं जो मेरे को ऑफिस से भी एक मिली हुई। तो ओवरडू क्यों कर रहा है वो ओवरडू इसलिए कर रहा है क्योंकि वो पैसे का अपव्यय कर रहा है। क्योंकि केंद्राधिपत्य दोष का मतलब ही है कि उस भाव का अपव्यय करना। जैसे केंद्राधिपत्य दोष अगर गुरु को हो जाएगा तो गुरु अपने कारकत्व, उसके कारकत्व क्या हैं? उसके बहुत बड़ा कारकत्व उसका विद्युता का है। वो मतलब आपको ना जैसे आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं जो आपको अच्छी सलाहें देते हैं लेकिन वो फालतू फंड की सलाह बहुत देते हैं। जैसे जब मैं अस्पताल में था तो बहुतों ने मुझसे आके बोला, बहुतों ने कहा कि बहुत अच्छी अच्छी सलाहें भी दी। लोगों ने कहा कि बादाम का दूध पियो, ये करो, बादाम को पीसो, ये करो करो। और बहुतों ने कहा, बहुतों ने बहुत ज़्यादा समझदार थे, उन्होंने कहा परिवार के लिए आपने कुछ कर लिया है कि नहीं कर लिया है? मतलब परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए कुछ किया है कि नहीं किया? मैंने कहा आप मेरा हालचाल पूछ रहे हैं कि मुझे डरा रहे हैं आप? तो यानी कि कई बार ऐसे होते हैं ना, बहुत समझदार लोग ना बहुत ज्यादा समझदारी दिखाने लगते हैं। तो ये भी केंद्राधिपत्य दोष है क्योंकि ये गुरु का केंद्राधिपत्य दोष है। और बुद्ध का जो केंद्राधिपत्य दोष है वो बहुत, बुद्ध चूंकि चंचल और चलायमान प्लेनेट है, स्वामी प्लेनेट है, अगर किसी दूसरे ग्रह के साथ में नहीं होगा तो वो एक मतलब क्विक चेंजेस वाला हो जाएगा। यानी चेंजेस इतने ज्यादा देने लगेगा जो कि अनवारंटेड होंगे। तो जो केंद्राधिपत्य दोष होता है वो उस ग्रह के कारकत्वों को लेकर आपसे वो आदमी, आप जैसे बुद्ध किसी का बहुत अच्छा केंद्राधिपत्य दोष है लेकिन वैसे पावरफुल बैठा है, तो आप कहेंगे यार तुम लॉ क्यों कर रहे हो? तुम मार्केटिंग का कर रहे हो, लॉ क्यों कर रहे हो? तो कहेगा नहीं मुझे शौक है, मैं इसके बाद साइकोलॉजी करूंगा, मैं इसके बाद कुछ और करूंगा, एक ही करूंगा, प्राणिक हीलिंग करूंगा। मतलब ओवरडू कराता है। आप याद रखिएगा अगर सचिन तेंदुलकर अगर गोल्फ भी खेलता, टेनिस भी खेलता वो सब कुछ है इन दोनों को भी, लेकिन सपोज स्प्रिंटर भी होता, सपोज मैराथन भी कर रहा होता, तो कुछ नहीं कर पाता जिंदगी में। उसने एक ही काम किया और पूरी शिद्दत के साथ किया। उसने ही बिकेम ए बैट्समैन एंड उसमें उसने पूरा फोकस 100% फोकस, तन मन धन से उसने वो काम किया और वो उसमें आइकॉनिक लीजेंडरी हुआ। यानी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अभिनव बिंद्रा ने पिस्टल शूटिंग के अलावा राइफल शूटिंग क्यों नहीं की? पिस्टल शूटिंग में क्यों? क्योंकि जब तक कि आप एक काम नहीं करेंगे आप कभी भी बहुत से कामों को नहीं कर पाएंगे। सर मैं सदैव से क्यों बोलता हूँ कि यार तुम फार्मेसी भी करी, ये भी करी, वो भी करी हो, तो या तो अपनी क्षमता को पहचाने कि जैसे डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव 27 लैंग्वेजेस को जानते थे और उनकी कैपेसिटी ये थी कि उन्होंने रिकॉर्ड बनाया 9 लैंग्वेजेस, 9 राइटर्स, उनको साइमल्टेनियसली उन्होंने 9 डिफरेंट टॉपिक्स पे उन्होंने उनको लेक्चर्स, एसेज लिखवाए। ये कैपेसिटी हर एक की नहीं होती, अपने आप को पहचानने की जरूरत है हमारे को। ओवरडू हो जाता है, आप जब तक फोकस नहीं होंगे एक काम पे आप कभी नहीं सीख पाएंगे। तो बहरहाल हम ये थे कि केंद्राधिपत्य दोष जो है कब किन किन स्थितियों में समाप्त हो जाता है। पहली स्थिति जो जैसे मैंने आपको बताई कि केंद्र का जो स्वामी है वो अगर उसी राशि में बैठ जाए, जिस राशि का वो स्वामी है, तो केंद्राधिपत्य दोष। देखिए मैं हर बार इस बात को कहता हूं कि कोई भी बात ओवरराइट नहीं होती, सिर्फ न्यूनतम होती है। जिंदगी में याद रखिएगा, ज्योतिष में नथिंग इज ओवर रिटन। नथिंग इज ओवर रिटन का मतलब है कोई ग्रह आपका छठे का मालिक होकर लगन के स्वामी के साथ में एक बहुत बड़ा राजयोग बना दे, राशि परिवर्तन योग बना दे, तो आपको कुरुक्षेत्र में डेफिनेट डालेगा। कुरुक्षेत्र में बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि डिग्निफाइड वर्ड है, आपको समझ में आ जाता है। आप लोग एक दैविक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र है क्या?
कॉम्बैट एरिया है, उस कॉम्बैट एरिया में उसको डालेगा जरूर, लेकिन उसे वैंक्विशर बनाएगा, विजयी बनाएगा। और हर बार एक बार वो लड़ाई लड़के अभी वो समाप्त करके वो अभी सुस्ता भी नहीं रहा होगा, एक दूसरा कॉम्बैट एरिया आ जाएगा, फिर उस वैंक्विशर बनेगा, क्योंकि लगन का स्वामी एक ट्रम्प कार्ड है, उसके साथ में उसका राशि बढ़ता है। नथिंग इज ओवररिटन, नथिंग इज ओवररिटन इन द चार्ट, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड। द ओनली थिंग इज उसमें जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन है राजयोग की स्थिति में, वो उस व्यक्ति के फेवर में जाने वाली है। मतलब आप ये समझिए कि जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में गुरु चूंकि 6th हाउस में बैठे हुए थे, तो उन्होंने किससे टक्कर ली? अंग्रेज साम्राज्य से। तो उनका दुश्मन कौन बना? अंग्रेज इतनी बड़ी हुकूमत दुश्मन बनी। वो मोतीलाल नेहरू के बच्चे थे, लेकिन वो कई बार जेल गए, और जेल में उन्हें कई बार उनसे कहा गया कि भाई आप जो है, जिस समय कमला नेहरू जो है वो उनका भवाली सेनेटोरियम में इलाज चल रहा था, और ट्यूबरकुलोसिस उस टाइम पे बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती थी, उनसे जज ने कहा माफी मांग लो, आप माफी मांग लो और हम आपको रिलीज कर देते हैं, पत्नी को आप देखो। उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है। खैर, यहाँ पे मैं किसी की हम बायोग्राफी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर तरह से हर पार्टियों को एंडोर्स करने वाले माइंड्स भी होते हैं। कुछ लोगों को कोई पार्टी पसंद आती है, कोई और लीडर पसंद आता है, तो हम कहीं कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे। तो बहरहाल मुकेश मंगला जी के क्वेश्चन का आंसर क्या बना कि केंद्राधिपति दोष जो है वो हर सौम्य ग्रह को लगेगा, चाहे वो चंद्रमा है, बुध है, चाहे वो शुक्र है, चाहे गुरु है, लेकिन केंद्राधिपति दोष। अब उन्होंने एक बात जो उन्होंने सबसे लास्ट में लिखी है, उस बात की थोड़ी रेलेवेंस ये बनती है कि अगर केंद्र में ही अगर एक राशि की, एक ग्रह की 2 राशियां पड़ जाएं, जो कि दूसरा लग्नों में पड़ती है, ये तो लॉजिक कहता है। लॉजिक कहने का मतलब है करेला नीम जड़ा। अब कहने का मतलब है कि अब उसी ग्रह की 2 राशियां केंद्र में पड़ गई, एक ही राशि से उसे केंद्राधिपति दोष मिल रहा था, अब 2 राशियां पड़ गई तो केंद्राधिपति दोष थोड़ा बढ़ गया। लेकिन इसी के अंडरनीथ एक सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया, जब 2 राशियां पड़ जाती हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ आइदर सिटिंग इन वन ऑफ दोज राशि और एस्पेक्टिंग वन ऑफ दोज राशि वो बढ़ जाती है। तो इसलिए वो जो जिसे आप डबल केंद्राधिपति दोष समझ रहे हैं, वो आपको यही मिलेगा कि ऐसे व्यक्ति का केंद्राधिपति दोष आसानी से ओवरराइट हो रहा है। अब आप आइए, मैंने आपको बताया कि त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं उनके साथ में संबंध अगर बताते हैं केंद्र भाव में या त्रिकोण में या किसी शुभ भाव में, तो केंद्राधिपति दोष वैसे ही समाप्त हो जाता है। केंद्राधिपति दोष जो है तब भी समाप्त हो जाता है कि कोई राजयोग बनाए ना बनाए, राशि वो सिर्फ आके त्रिकोणों में बैठ जाए, अच्छे भाव में बैठ जाए, तो भी केंद्राधिपति दोष हो जाता है। अपनी राशि में बैठ जाए, अपनी राशि को देखे तो केंद्राधिपति दोष हो गया। मॉडर्न राइटर्स ये कहते हैं रेट्रोग्रेड हो जाए तो केंद्राधिपति दोष समाप्त हो जाता है, लेकिन वो मटेरियल लाइफ के लिए समाप्त हो जाता है। और चूंकि मैंने आपको बताया इसमें सबसे ज्यादा जो हिट करता है वो मटेरियल लाइफ को करता है, क्योंकि ऐसा आदमी जो है ओवर एक्सपेंसिव हो जाता है टू शो ऑफ हिज दैट फैकल्टी विच इज कारकत्व ऑफ दिस प्लेनेट। उस कारकत्व को लेकर, जैसे अगर उसका गुरु अगर केंद्राधिपति दोष का होगा और समाप्त नहीं होगा, तो वो यार एक बड़ा कॉमन सा होता है ना, क्या बोलते हैं उनको, उसमें जो हमेशा तैयार रहते हैं एडवाइस देने के लिए, मुफ्त के जो एडवाइस देते हैं उनके लिए कुछ कॉमन वर्ड है पंजाबी में, क्या बोलते हैं उनको? रवि साहब आपको याद होगा। खामखा हैं? खामखा हाँ, जो खामखा जो मतलब एडवाइस, वो खामखा से भी बढ़िया एक और वर्ड भी है, जो ऑल द टाइम दे आर रेडी टू एडवाइस पीपल। तो वो इस तरह की चीज हो जाएगी, वो डिस्प्ले करेगा अपनी नॉलेज को, दिखाने की कोशिश करेगा मैं बहुत ही ज्ञानवान हूँ। उसी प्रकार से बुद्ध होगा तो बहुत ज्यादा सर्टिफिकेशन में होगा, बहुत ज्यादा आइडिया दिखाएगा, बहुत ज्यादा जो है अपने बच्चों के ऊपर पीछे पड़ जाएगा, उनका स्पेस कम कर देगा, उनकी एजुकेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो ओवरडू करने लगता है। शुक्र का होगा तो सेक्स के प्रति उसका रुझान जरूर से ज्यादा हो जाएगा। इसी प्रकार से गाड़ियां हैं, उसी प्रकार से ब्रांडेड क्लोथिंग हैं, उन सब में उसके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। तो यानी कि ओवरडू का ये साइन होता है। और केंद्राधिपति दोष में कोई दोष नहीं है कोई बड़ा, मतलब अगर आप दोष कहें कि ये किसी को मार देगा तो तभी वो मारेगा, अगर वो मारक भी होगा, और द्वितीय सप्तम में से सप्तम को बली मारक माना गया, अगर वो बलवान मारक है यानी सप्तमेज भी है, तब वो मार सकता है।
ये तो मुकेश मंगला साहब के प्रश्न का उत्तर हुआ। अब विश्वामित्र साहब ने हाथ उठाया था, कहाँ चले गए? मुकेश जी, आपको इसमें कुछ और पूछना हो तो बता दीजिए। हमारे विश्वामित्र साहब तो कहीं मेरे का तीर्थ यात्रा पे निकल गए हैं। सर कल वाली कुंडली के बारे में एक मिनट कुछ कहना चाह रहा था मैं, जो कल दिखाई थी आपने। हाँ। सर उनका कल चेक किया था बाद में, तो उनका भी मरकरी और राहु दोनों के दोनों पुष्कर नवमांश में है, पहली चीज। आप किन की बात कर रहे हैं? कल जो आपने दिखाई थी ना सर कुंडली आईएएस जो ऑफिसर्स। जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो। जी 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 जी। हम्म। और मरकरी भी उनका अगर केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण में बैठा हुआ है, हम्म। ये भी राजयोग भी क्रिएट हो रहा है। तो तीन चीजें और थी उस कुंडली के अंदर, अदर देन दी वर्गोत्तम प्लैनेट्स। हम्म। तीन चीजें और है उनकी कुंडली में। और जुपिटर जो है वो मरकरी के नक्षत्र में ही बैठा हुआ है। हाँ, तो वो आदमी जो है, उन्होंने फॉरेन से काफ़ी डिग्रीज ली हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और वो बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं और काफ़ी पढ़े लिखे हुए व्यक्ति हैं। क्योंकि वो आपके और हमारे बैकग्राउंड से निकले हैं, इसलिए मैंने रेलेवेंट, और मुझसे 2007 से जुड़े हुए हैं, तो मैंने उसे ज़्यादा रेलेवेंट माना कि उस कुंडली को डिस्कस करूं रादर देन किसी पॉलिटिशियन की। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिसके साथ में मेरा जुड़ाव आज 2007 का मतलब हो गया 14 वर्षों से है, और उनकी जो मिसेज हैं वो डॉक्टर हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि वो मतलब वो हरियाणा के जो मेडिकल साइंस है उसके एपेक्स में डायरेक्टर हैं, और उनके दोनों बच्चे येल यूनिवर्सिटी के से स्नातक हैं और बड़ी अच्छी कंपनियों में हैं। तो कहने का मतलब पूरा फुल फैमिली जो है ना, बड़ी अकम्पलिश्ड है। लेकिन अगर आप इन सज्जन से मिलेंगे जो 6 फीट के हैं और उनका बड़ा वाइब्रेंट चेहरा है, और लेकिन उनको नज़र बिल्कुल नहीं लगती। मैंने कई बार उनको बोला, मैंने कहा कि आपके तो मतलब इतना स्ट्रेस्ड वर्क है, लेकिन आपका चेहरा तो बिल्कुल ऐसा ग्लो करता है, ओजस्वी तेजस्वी। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि बॉस, चंद्रमा किसी का ना बहुत स्ट्रांग होता है तो उसको कभी नजर दोष नहीं होता। उनका चंद्रमा वर्गोत्तम है और शनि के साथ में बैठा हुआ लगन के लॉर्ड के साथ, तो चंद्रमा काफ़ी उनका बली हो जाता है। तो बहरहाल जितनी मैंने उनकी प्रशंसा की, तो वो प्रशंसा बिल्कुल जेन्युइन प्रशंसा थी। और ये मैं अपने चंद्रमा को बली करने के लिए लोगों की प्रशंसा करता रहता हूँ, और इसलिए भी नहीं करता कि बली होने के लिए, मैं चाहता हूँ कि लोगों को उनका ड्यू रिकग्निशन मिलना चाहिए। मैंने एक आदत में बना लिया है, कि आदत में ही इसको शुमार कर लिया है, कि जो लोग अच्छे हैं और जो एक्चुअल में उनके अंदर अच्छाइयाँ हैं, तो उनको ढूंढने की हमने कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप लोगों की कमियां ढूंढना शुरू करें तो उसकी भी एक लंबी फहरिस्त बन जाती है। फिर क्वेश्चन ये आता है, क्या आपने अपने आप को मिरर में देख के अपनी कमियों को ढूंढा है क्या? आपकी फहरिस्त उनसे कहीं ज्यादा लंबी जाती है। हाँ साहब, कहाँ गए विश्वनाथ साहब? हाँ जी, अनम्यूट करके बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं कह रहा था कि जो केंद्राधिपति दोष पे डिस्कशन हो गया, वो तो वैसे भी ओवरडू का दोष है ना, ओवरडू। तो उसमें जनरली कुंडली में वही देखने को मिलता है कि जो या तो ज्ञान की अधिकता हो जाती है या बुद्धि अधिकता, मतलब वही वाली बात है। ओवरडू का मतलब प्रूव करने में लग जाता है पूरी जिंदगी आदमी की ना, कुंडलियों में ऐसी देखने को मिलता है इसको। सब इसमें एक दूसरी बात भी है, वो शो ऑफ वाली भी है ना, शो हाँ ऑफ भी करता है सर, इसका रेलेवेंस लेकिन जो पूरी कुंडली एनालाइज करते हैं तो इट इज नॉट मोर देन 10%, 10-12%, जहाँ तक मेरे को फील होता है। मतलब मैं while परसेंटेज analyzing। तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर ना, चूंकि एक मारक प्रॉपर्टीज का भी इसके अंदर दोष होता है। तो मैं बहुत से ऐसे अपने क्लाइंट्स को जानता हूँ, अभी तक 15,000 से ऊपर मैं कुंडलियाँ देख चुका हूँ। लेकिन आप इनकम टैक्स वालों को मत बताइएगा, इनमें से बहुत कुंडलियाँ मैंने फ्री देखी हैं। तो मतलब हर एक आप भी लालू की तरह बोल देना, क्या हो गया उसमें। कुंडली में कोई 151 से ज्यादा देता ही नहीं। और कोई 5100 देता है तो वो क्या करता है कि 50 के नोट के बीच में वो एक बीच में ना वो 5,000 देता है, तो बीच में 10 का नोट जोड़ देता है, मतलब चिपका के देता है। अच्छा, आप जो पूछ रहे थे, देखिए परसेंटेज की तो मैं बात नहीं करूंगा,
क्योंकि केंद्राधिपति दोष में ओवरडू की भी संभावनाएं होती हैं और इसमें डिस्प्ले की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। डिस्प्ले का मतलब है कि ऐसा आदमी शो ऑफ ज़्यादा करता है जो कि उसने नहीं करना चाहिए। मतलब उसका काम चल सकता है लेकिन वो अधिकतम में चला जाता है और वो ज़्यादा करने लगता है। जैसे मैं जिसको केंद्राधिपति दोष जिसको बुध का है उसको मैं जानता हूँ कि वो अपने बच्चों के ना पीछे नहा धो के पड़ा रहता है कि बच्चों को ताइक्वांडो भी आ जाए, कुंग-फू भी आ जाए, उनको सितार भी, उनको मतलब म्यूजिक भी आ जाए, उनको ये भी आ जाए। इतने थके हुए उनके बच्चे जो है स्कूल से घर आते हैं और जब मैं उनके बच्चों से बात करता हूँ कहते हैं जी अंकल हमारा तो मन ही नहीं करता घर जाने का। घर जाते हैं तो पिताजी कहते हैं चलो स्विमिंग करने चल रहे हैं। तो उसके बाद आजकल उन्होंने स्क्वैश सिखाना और शुरू कर दिया और सुबह के समय मॉम जो है वो सुबह 6 बजे वो ताइक्वांडो वाले के पास, तो उतना ओवरडू करने लगते हैं, वो बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं। क्यों? तो वो फिर वो बच्चों को डिस्प्ले भी करते हैं। उनके मेहमान आते हैं तो कहते हैं मुन्नू इधर आ, हाँ मुन्नू जरा एक कराटे मार के दिखा। अब मतलब मुन्नू का अगर मेरे जैसा मेष वाला दिमाग होगा तो सीधे वो क्रॉकरी पे ही कराटे मारेगा जिसमें चाय और बिस्किट भी हो। सर एक कुंडली थी मेरे पास, केंद्राधिपति बुध को लगा हुआ था जैसे ना उसके अंदर। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, उस बंदे को मैंने काम दे दिया, भाई साहब एक ना वो आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, एनालिसिस करनी है, मतलब पूरा प्रोजेक्ट दे दिया उसको एक, तो तकरीबन थी उसके अंदर 70 लाख रुपए की इन्वॉल्वमेंट थी। तो उसने इतना एनालाइज कर दिया, जो एक्सेल शीट भेजी ना वो आज तक मेरे को समझ में नहीं आई कि उसमें प्रॉफिट कहाँ से निकला और लॉस कैसे हो गया। तो मतलब मेरे को आज 1.5 साल लग गया लेकिन मैं नहीं समझ पाया उसको। लेकिन मैं आपको बताऊं केंद्राधिपति दोष को लेकर ना बहुत से शिक्षक भी बहुत कंफ्यूज्ड है। केंद्राधिपति दोष को इतना बड़ा दोष नहीं है। अच्छा, कल एक चूंकि डॉक्टर भूपेन की वजह से हमें एक फायदा ये हुआ कि डॉक्टर भूपेन ने वो हमें श्लोक भेजा और उसका मिस्टर मुकेश मंगला ने बड़ा अच्छा इंटरप्रिटेशन दिया। ये एक्चुअली जो दोष है, जो दोष है वो दोष तभी लगेगा जिसमें शनि और गुरु का राशि परिवर्तन होगा। उन स्थितियों के अंदर में जो गुरु हैं वो शनि की राशि में अच्छे फल नहीं देंगे और जबकि शनि जो है गुरु की राशि में वृद्धि क्रिएट करेगी। ये पूरा श्लोक है। वही होता है ना कि हमको अगर आधी बातें मालूम हो, आधी बातें आपको नहीं मालूम। अब आप किसी के बारे में कहते हैं जी वो तो बड़े अच्छे ट्राउजर पहने हुए थे, आपने यही सेंटेंस खत्म कर दिया, तो अब ऊपर वो अंडरशर्ट पहने थे या वो पहलवानी के मूड में थे या उन्होंने कोई स्विमिंग सूट वाली कोई ऊपर का पहन लिया था। मतलब आप ना बिल्कुल, ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें कि आप किसी भी बात को प्रीएम्प्टिव करें। जैसे हमारी एक कलीग है जो बहुत ज़्यादा वो बनाती है वीडियोस, लेकिन आप उसमें अगर आप देखेंगे कि उसकी वीडियो की एक बहुत बड़ी कमी ये रहती है कि हमारी काफ़ी वीडियो बनाती है तो उसकी वीडियो में एक कमी ये होती है, वो सेंटेंस बहुत यूज़ करती है। आपको तो मालूम ही है, आप तो जानते ही हैं छठे हाउस से क्या होता है। आप देखते हैं कभी भी मेरे लेक्चर में मैं प्रीएम्प्टिव टॉक्स नहीं करता। मुझे मालूम है आपको मालूम है, लेकिन मैं समय ज़्यादा लगाऊंगा, लेकिन उस बात को मैं डेफिनेटली उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव टॉक, जो हमारी पत्नियां करती हैं कि वो चीज़ वहां रखी है, वहां से उठा लेना, ऊपर है ऊपर से ले लेना। अरे भाई है कहाँ पे यार? वो कमरे में है। कमरे में कहाँ पे है? अरे यार कमरे में जाके देख लो ना, अलमारी के ऊपर है। अलमारियां तो 2 हैं। अच्छा कौन सी है? तो स्पेसिफिक्स पे आदमी ने हमेशा बोलना चाहिए और जो भी बात आप बोलते हैं उसको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए कि अगले को मालूम होगा। अब तो मेरे सारे नोट्स आप देखिए, कहीं मैं नेटल D1 भी कई बार लिखता हूं। वो इस वजह से नहीं लिखता कि मुझे आपकी इंटेलिजेंस पे शक है, लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाहता इस विद्या को अध्ययन करने वाले एक सिंगल व्यक्ति को, जिसके वहां क्वेश्चन आंसर उसके क्रिएट हो जाए कि यार नेटल है कि D1 है। और उसे बार बार यूज होने से उसको समझ में आ जाता है कि D1 एंड नेटल इज या राशि चार्ट इज वन एंड द सेम थिंग। लेकिन हाँ, कभी बाद में बात करूंगा तो मुझे मालूम है कि उसे कंफर्म है तो फिर मैं बात कर सकता हूँ। हाँ विनयशील साहब बोलिए। गुरुजी, ये केंद्राधिपति दोष जो लगता है तो उसमें प्लैनेट, शुभ प्लैनेट ज्यादा शुभ होते हैं तो उनको ज्यादा दोष लगता है, बलवान होते हैं। बलवान प्लैनेट को ज्यादा दोष लगता है और वीक प्लैनेट को रिलेटिवली कम दोष लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बलवान प्लैनेट को जब दोष कब लगता है
मारकत्वे अपि च त्योर मारक, उसके हिसाब से उन्होंने ये उसको ना एक को दूसरे से रिलेट किया है। इसलिए नहीं उसको केंद्राधिपति दोष लग जाएगा, वो बलवान प्लेनेट है। उसको केंद्राधिपति दोष ज्यादा बड़ा तब लगेगा कि अगर वो मारक भी है, एडिशनली उसकी क्वालिफिकेशन मार्केश की भी है, ठीक है। यानी कहने का मतलब वो सप्तमेश भी है, तब वो तो- ज्यादा मारक हो गया। जी गुरुजी, तो वो सप्तमेश भी है और सप्तमेश केंद्राधिपति लगन दोष के लिए शुक्र है सप्तमेश, जैसे जैसे जो है धनु लगन के लिए बुध है सप्तमेश, कन्या लगन के लिए गुरु है सप्तमेश। कन्या लगन के लिए गुरु है सप्तमेश। सप्तमेश क्या है, वो मारक, चूंकि वो मार्केश भी हो गया। जी तो जी। पहले से दूसरे को रिलेट करके आप पढ़िए। वैसे डॉक्टर अरविंद तो इसमें गुरु का हम्म, जैसे मार्केश सप्तमेश केंद्राधिपति एक ही ग्रह हुआ, तो इसका बलवान होना कुंडली में बेहतर है जातक के लिए, या इसका थोड़ा निर्बली होना बेहतर है? देखिए एक सिंपल सी बात है कि आप एक सिंपल सी बात है कि आप सपोज गाड़ी को आप ड्राइव कर रहे हैं 40 की स्पीड पे, एक गाड़ी को आप 140 की स्पीड पे ड्राइव कर रहे हैं, बलवान काइनेटिक एनर्जी में कौन सी भी, देयर समथिंग नोन एज अ काइनेटिक एनर्जी, जो कि यहाँ साइंस के स्टूडेंट जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज मास इनटू वेलोसिटी इज द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी 140 की ज्यादा है तो ज्यादा बलवान हो गई उसकी काइनेटिक एनर्जी। जी जी। अगर वो हिट करेगी तो हिट वो दोनों को ज्यादा करेगी, 440 करें। हाँ, जिसको मारेगी उसको भी दाड़ से मारेगी, और जो अंदर बैठा है अगर एयर बैग्स भी हैं तब भी उसको इंजर्ड करेगी। तो एक सिंपल सी बात है, ये तो कॉमन सेंस पे ज्योतिष लिखी हुई है। ऐसा है ना कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि वैद्य साहब जो है वो अपने उसको बताते थे, तो वो वैद्य साहब जो अपने चेले गए कौन बोले? गुरुजी मुझे क्लियर नहीं हुआ कि सप्तमेश और मार्केश है, सॉरी केंद्राधिपति दोष भी है, तो उसका वीक होना अच्छा है ना रिलेटिवली? यहाँ पे एक गलती खा गया आप। ऐसा है, देखिए विनयशील साहब चीजों की बात को समझिएगा। ये किसी का सपोज आपका एग्जांपल ना लेके आपके पड़ोसी का एग्जांपल लेते हैं। पड़ोसी का बच्चा है, पड़ोसी के बच्चे का एक पोटेंशियल है कि वो आईवी लीग कॉलेज जा सकता है, उसका सेकंड पोटेंशियल है कि वो मैरिजुआना में फंस सकता है, उसका थर्ड पोटेंशियल ये है कि वो एक अफेयर में फंस के अपनी लाइफ को खराब कर सकता है, और चौथा पोटेंशियल ये है कि वो स्पोर्ट्स में एक्सेलेंस में जा सकता है, और पांचवा पोटेंशियल ये है कि वो इतना फुटलूज हो जाए कि लॉ ऑफ द लैंड को चैलेंज करने लगे। मतलब उसके पिता, ये पांचों बात है। जो भी हाउसेस हैं मार्केश हैं द्वितीय और सप्तम, उनसे 90% चीजें बहुत अच्छी निकलती हैं। तो ये कहना कि उनका वीक हो जाना गलत है। सिर्फ ये होता है कि जब कोई बृहद घटना उनके जीवन में जिस समय अंजाम होती है, उस समय मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स, ये असल में क्या होता है ना, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि 4 दोस्त मिले, चारों ने में से 3 में कहा यार चलो बियर की पार्टी हो जाए, चौथा गलेबल है, सौम्य ग्रह है, चंद्र है, गुरु बुध है, वो कहेगा चलो अच्छा आप लोग कह रहे हो तो बियर की पार्टी हो जाए। 4 ने कहा कि भाई कीर्तन करना है, तो जो पांचवा व्यक्ति है वो भी कहेगा चलो कीर्तन कर लेते हैं। तो हमेशा मार्केश जो होता है ना वो दशाओं का मोहताज है। मार्केश हमेशा मार्केश नहीं है, क्योंकि वो आपकी पत्नी का वो है। अगर आपकी पत्नी मार्केश होती तो 99% आदमी इस बात को नहीं कहता, 99 को थोड़ा कम करता हूं, एक मिनट परसेंटेज थोड़ी गलत हो गई, 35% आदमी ये नहीं कहता कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा स्पाउस मिला, या 65% लेडीज ये नहीं कहती कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें बहुत अच्छे हस्बैंड मिले। आदमी थोड़ा सा ना, आदमी थोड़ा मीन मेक ज्यादा निकालता है, तो मैं इसलिए 35% कर रहा हूँ। ये परसेंटेज इज इररिलेवेंट, परसेंटेज इज एब्सोल्युटली इररिलेवेंट, बट द पॉइंट इज दैट क्या शादी एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है कि नहीं है, क्योंकि वो आपकी वंश वृद्धि में काम कर रहा है, क्योंकि आपका जो कार्नल प्लेजर है या वो क्षणिक बॉडीली प्लेजर है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, कोई आपको लुक आफ्टर कर रहा है। कल आप कमा रहे थे, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अब आज आप कमा रहे हैं
तो आप उस यूनिट के लिए कमा रहे हैं, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए। अब मेरी बात समझ गए? तो कहने का मतलब कितना अच्छा इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वो मार्केज भी है उसका लॉट। तो मार्केज को हर समय तो कोई मार्केज की तरह काम कर रहा होता है, उसके लिए वो मोहताज है अपने जैसे गंदे प्लैनेट्स के लिए। और गंदे प्लैनेट कौन से होंगे? दुख स्थानक स्वामी, मार्केश, वीक, लग्नेश। या तो दुख स्थानक स्वामी होंगे, या दुख स्थानक स्वामी भी वो जो कि एस्पेक्टेड बाय मैलेफिक प्लैनेट्स हैं। और उसके बाद तीसरा, वो दुख स्थानक स्वामी जो कि किसी मैलेफिक प्लैनेट से आप कंजंक्ट होके और दशा के अंदर आ जाए। और इसके अलावा मार्केश, तब आप मार्केश आ जाए, वीक लग्नेश आ जाए जो कि प्रोटेक्शन ना दे पाए इन 5 पोल्स में, तभी वो इस तरह की हरकत करेगा। अदरवाइज क्यों हरकत ऐसी करेगा? वो तो आपको इतना बढ़िया दे रहा है, आपको पार्टनरशिप दे रहा है। दुनिया के अंदर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट इस लेवल पे नहीं पहुंचा बिना पार्टनरशिप के। सोलो लेवल पे कौन पहुंच पाया है इतना हाई लेवल पे? जोमेटो के 3 लड़के IITians जो हैं आज 300 करोड़ पे पहुंच गए। फ्लिपकार्ट के जो बंसल्स थे, अब तो एक बंसल को हटा दिया, फ्लिपकार्ट के बंसल्स थे, मतलब बिना पार्टनरशिप कौन उठा इतना ज्यादा? वो तो वही 7 से आ रहा है। बहरहाल क्वेश्चन सबके समाप्त हो गए हों तो हम आते हैं अपने काम पे। किसी को कुछ और पूछना है? तो अब आप ये बात समझ गए ना कि सुनील जी की जो रेटिंग है वो मुझसे 2 ज्यादा है। कल सुनील जी आने वाले थे तो 16 आए थे, आज 14 आए हैं। यदि आप स्क्रीन पर दिए गए कोर्सेज में से कोई कोर्स अटेंड करना चाहते हो, ज्योतिष सीखना चाहते हो, तो आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और पता करें इस समय कौन सा कोर्स चल रहा है और आने वाले समय में कौन से कोर्स आ रहे हैं। धन्यवाद।